हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, जिसका वेट आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, एएलपी का जो शॉर्ट नोटिस आ गया था, पहले इंटेंट वैकेंसी जिसे कहा जाता है, 29 मार्च को आया था। उसके बाद आप लोग वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। CEN0125 इस नंबर से नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें फुल डिटेल आपको मैं बताऊंगा इसमें कि क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम डेट कब होगा और कौन से बोर्ड से कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि इन हैंड सैलरी कितना आता है एलपी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का वो कल से होगा। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कब से है? 12/4/2025, मतलब कल से आप भर सकते हैं फॉर्म। और इसके बाद इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 11/5/2025। अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ ही मान लीजिए, अप्रोक्स का पूरा 1 मंथ का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। और जो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का वो 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया। कब के लिए? 13/5/2025। इसके बाद अगर आपको इससे कुछ गलती हो जाता है और अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जो आपने फॉर्म भरा आपको लगता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो उसके लिए जो टाइमिंग है वो कब है? 14/5 से लेके 23/5 तक, अगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो। किस पोस्ट के लिए है? इसका जो पोस्ट है वह है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और लेवल 2 का सैलरी होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा इनहैंड सैलरी कितना आता है। बेसिक इसका कितना इनिशियल बेसिक है? 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। एज जो है 18 से 30 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी लोगों को जो भी SC ST OBC है उन सबको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी डिस्काउंट मिलता है, मतलब रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो सब मिलेगा। उसके बारे में हम डिटेल में नीचे बात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड। और एज जो है आपका, जो मिनिमम एज का डेट पूछा गया वो कब होना चाहिए? 01/07/2025 को। इस डेट को आप मिनिमम 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आप 30 ईयर्स होने चाहिए। इससे ज्यादा डेट का जो आपका कैलकुलेशन किया जाएगा इस डेट पे किया जाएगा, 1/7/25 से। ये नहीं कि आज अगर आप फॉर्म भरेगा तो आज से देखना है, नहीं, 1/7/2025 तक के डेट का हम देखेंगे कि आपका उस टाइम पे एज 18 ईयर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा और आप 30 साल से ज्यादा तो नहीं होगा, ये आपको उस डेट पे देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस डेट में इसमें हमारे साथ पास एक चीज और है कि आप जितने जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना, अकाउंट डिटेल होना चाहिए आपके पास एक, जिसमें आपका फीस पेमेंट करेंगे वो सब मैं आपको दोबारा नीचे बताऊंगा। आपके पास एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर, मतलब आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जो आप जिस पे आप कंटिन्यू अपना डिटेल, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, आप वो रिसीव कर सकें। कोई भी ऑफलाइन मोड इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ना तो आप कुछ ऑफलाइन भेजना है आपको, ना रेलवे की तरफ से आपको कुछ ऑफलाइन आएगा। ठीक है, आपके पास जो 2 फोटो, आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी ये गलती करते हैं कि सालों से पुराना कोई फोटो अपलोड करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपका रिसेंट का फोटो, और जो आपको सिग्नेचर करना है ब्लैक पेन से, वो आपका ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉर्मल साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक और ब्लैक, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको रनिंग हैंड से साइन जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जनरल डिटेल है। ये आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, आपका आई का विजन 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास होना चाहिए, कोई क्लर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट विजन क्लियर होना चाहिए, मायोपी नहीं होना चाहिए, सब नॉर्मल चीजें। चलिए हम आगे बताते हैं आपको इसके बारे में। और आपके पास जो सिटीजनशिप क्या है वो आपको इंडियन, नेपाल और भूटान, आपको पता है इंडिया में जो भी मोस्टली फॉर्म आते हैं तीनों लोग भर पाते हैं। इंडियन भर सकते हैं, आप नेपाल के लोग हैं तो भर सकते हैं, भूटान भर सकते हैं, कुछ और कंट्रीज हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स। SC ST के लिए कितना है? 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है जो मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जिनका नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता उनको 3 ईयर्स। बाकी एक्स सर्विसमैन को लेंथ, सर्विस लेंथ के हिसाब से 3 ईयर्स, 6 या 8 ईयर्स का रिबेट मिलता है।
और बाकी के जो लोग रेलवे के ग्रुप सी और डी में काम कर रहे हैं उनका जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है, 43 ईयर्स है, 45 ईयर्स है। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक चीज और है इसमें कि आपको ईडब्ल्यूएस और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें रेलवे ने बहुत आराम से आपको समझाया है। अगर आपने गलती किया तो फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज बहुत मेंशन क्लियर इन्होंने कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बहुत आपको ध्यान से देना है, क्योंकि एज उसी से कैलकुलेट होगा। और आपका ये उसी पे होना चाहिए जिसमें आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो भी आप लगाएंगे 10th का सर्टिफिकेट उसमें, और आप जो डेट ऑफ बर्थ एंटर करें दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज लोगों का डाउट हो जाता है कि मेरा डीओबी इतना है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ। देखिए जैसे आपको पता है कि 18 ईयर्स मिनिमम है, 30 ईयर्स मैक्सिमम है। देखिए 18 ईयर्स मिनिमम हर केस में, हर कैटेगरी में मिनिमम 18 ईयर्स ही रहेगा, इसमें किसी को रिबेट नहीं मिलता। जनरल के लिए 30 ईयर्स होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम है। तो ओबीसी के लिए हो जाएगा 33 ईयर्स, SC ST के लिए हो जाएगा 35 ईयर्स। ये हो गया इनका एज का। अब आपका डीओबी जनरल के हिसाब से आप बस उसमें 3 ईयर्स 5 ईयर्स ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप यूआर कैटेगरी में, अगर आपका बर्थ 2/7/1995 मतलब 2/7/1995 से के बाद और 1/7/2007 से पहले हुआ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 1/7/1995 को है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका फॉर्म डीओबी 1/7/1995 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आपका डीओबी 2/7/2007 है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यही इसका क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ अगर आप ओबीसी की बात करते हैं, इसमें देखिए मैंने आपको बोला ओबीसी में 3 साल का रिबेट मिलता है, 3 साल इसमें से माइनस कर दिया गया। अगर आप 2/7/1992 का आपका डीओबी है उसके बाद गए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। ऐसे इसमें अगर आप 2/7/1990 के बाद का है SC ST में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर फिर भी आपको किसी को डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप अपना डीओबी बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है कि नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते तो मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज बता देता हूँ। वैसे नीचे दिया गया है, अगर आपने 10th किया है प्लस ITI है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 10th है कोई डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कोई डिग्री कर रखा है BE BTech तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यही क्राइटेरिया एजुकेशन का। बाकी देख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या दे रखा है इन्होंने। फीस की बात करते हैं। जो CBT लोग देंगे, जितने भी लोग जो भी अप्लाई करेंगे उनकी फीस जनरल यूआर की, तो उसके लिए क्या है 500 रुपीज है। अगर कोई SC ST है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज है, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास है तो उसको कितना देना है 250 देना है, ठीक है। आपने अगर यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरा है और आप CBT फर्स्ट देते हैं, CBT 1 दे देते हैं तो उसके बाद 400 रुपी आपको रिफंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 रुपी आफ्टर CBT 1 आपका ये रिफंड हो जाएगा। अगर आपने CBT 1 दिया है तो, नहीं दिया तो रिफंड नहीं होगा। अगर आप देंगे उसके बाद रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने SC ST OBC वुमेन है तो आपका पूरा 250 रिफंड हो जाएगा, इसमें 250 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कैटेगरीज का आफ्टर CBT 1। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं बता दूं, EBC और EWS में दोनों में डिफरेंस होता है। EBC मतलब हो गया इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, उनके लिए डिस्काउंट है फीस में जिनका एनुअल इनकम 50,000 से कम है। जिसका एनुअल इनकम कितना होगा लेस देन 50,000 है, ठीक है, तो वो EBC में आएंगे। EWS अलग होता है। इसमें आपको क्या करना है, अपना अकाउंट डिटेल ठीक से भरना है। आपका IFSC कोड, आपका अकाउंट नेम, होल्डर अकाउंट नेम, आपका अकाउंट नंबर, ये सब आपका बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। आपके पास जो भी पासबुक का स्टेटमेंट है
एम बैंकिंग हो, उसके थ्रू मिला के ही डालिए कि जिससे गलत ना हो, नहीं तो पैसा आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे क्या देना है। जैसे ये SC ST OBC जो भी रहेगा सबको रिजर्वेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट प्रोविजन। अब चलिए हमारे लिए जो काम का चीज है हम उस पर चलते हैं सीधा। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होगा, आपका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, सबसे हमारे लिए ऑब्जेक्शन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, इसका मतलब क्या है, केवल और केवल आप एक आरआरबी से ही भर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक ही नाम से एक ही डिटेल पे 2 आरआरबी से अप्लाई कर दिया, अगर आपने किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट वाला अगर ये आरआरबी पे डिपेंड करता है, अगर आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर जो लास्ट फॉर्म होगा उसको कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए आप एक ही आरआरबी से अच्छे से बिल्कुल सोच समझ के भरिए कि आप कहाँ, आपके लिए कहाँ सुटेबल है एग्जाम देने जाना, आप कौन से आरआरबी में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वो सब देखते हुए तब आपको फॉर्म भरना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी देखना है, हर चीज मैटर करता है, तो इसीलिए आप उसको देख के ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, आपका सबसे पहले CBT 1 होगा। क्या होगा आपका CBT 1। उसके बाद जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका क्या होगा CBT 2। जो इसमें CBT 2 में क्वालिफाई कर लेंगे उनका होगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद होगा आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th नंबर पे क्या होगा आपका डीवी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ये आपका प्रोसीजर है, फॉर्म जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस टोटल ये है। इसके साथ साथ आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैंने आपको बताया कि आपके मेल आईडी पे SMS के थ्रू दिया जाएगा। इसीलिए आपको एक ऑफिस आपके पास एक नंबर हो जो पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग चालू हो। ये नहीं कि जो आपने नंबर डाला है फॉर्म पे वो बंद हो जाए। आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए जिससे कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर हम CBT 1 की बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो कितना रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 75। टाइम कितना रहेगा आपका, टाइम रहेगा 60 मिनट। ठीक है, नेगेटिव रहता है रेलवे के हर एग्जाम में कितना 1/3 आपका नेगेटिव होगा। परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी मिनिमम नंबर कितना लाना होगा, EWS के लिए 40% आपका, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% और आपका SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज है वही आपका एक्स सर्विसमैन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये लिखा हुआ आपका जो CBT 1 में क्वेश्चन आएंगे किस किस के आएंगे, आपके मैथ्स के आएंगे, मैथ्स होगा आपका, मेंटल एबिलिटी होगा, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो जाएगा आपका, साइंस होगा, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, और करंट अफेयर्स होगा, जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, करंट अफेयर्स कह लीजिए, यही सब होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा टफ नहीं आता एग्जाम, बहुत इजी रहेगा क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, तो आपको इसका प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं, समय है इसमें। स्टेज 2 में क्या होगा, जो CBT 1 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, उन्हीं का CBT 2 होगा। और इसका जो एग्जाम होगा आपका कैसे होगा, देखिए इसमें CBT 2 में क्या कितने लोगों को बुलाया जाएगा, जितनी भी वैकेंसीज है, ठीक है, उसका 15 टाइम्स, कितना टाइम्स 15 टाइम्स 15 टाइम्स लोगों को CBT 1 से CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, कितना 15 टाइम्स को। और फिर उनका एग्जाम होगा जो भी इसमें क्वालिफाई करते हैं। इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा CBT 2। कितने पार्ट में होगा CBT 2 आपका होगा, 2 पार्ट में होगा CBT 2। CBT 2 में जो 2 पार्ट होने वाला है वो कौन कौन सा होगा, पार्ट ए होगा आपका 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन, पार्ट बी होगा 60 मिनट 75 क्वेश्चन। ये जो होगा आपका CBT 1 के पार्ट ए जो होगा आपका, पार्ट ए सेम एज CBT 1 का सिलेबस फॉलो करेगा। और जो आपका पार्ट बी होगा वो आपका ट्रेड बेस होगा। ये क्या होगा, आपका ट्रेड बेस होगा, जो भी आप जिस भी चीज में आपने किया है एग्जाम, जैसे किसी ने क्या वो ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है या फिर आपने डिग्री किया है, उसी से रिलेटेड वो एग्जाम होगा। ठीक है,
सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें वही मैंने आपको बताया, क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया जो मैंने आपको बताया था, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग इसमें ऐड हो गया। पार्ट बी में क्या हो जाए, ओनली क्वालिफाइंग द नेसेसरी क्वेश्चन ऑफ वेरियस स्टेट सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब इनका जो भी आपका ट्रेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। ठीक है, 35% सभी के लिए क्वालिफाइंग है इसका पार्ट बी का। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, आपका क्या है, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग। ओके, जो भी आपका मेरिट बनेगा इसके बेस पे बनेगा। उसके बाद आपका डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अब जब क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो इसमें मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सा ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आप देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, वायरमैन, एग्रीकल्चर, कोल वायर, ये सब आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी ना समझ जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता ही है, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सही पाया जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जो दिन लोग उसके बाद फाइनल लिस्ट बनता है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। देखिए मेरिट कैसे बनना है, इसमें मेंशन है, द मेरिट will the merit list will be prepared only from the amongst candidate qualifying the CBAT 70% wastage will be given from marks obtained in part A of CBT 2 and 30% for the CBAT। मतलब जो सीबीएटी में क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का फाइनल लिस्ट बनेगा। किस बेस पे बनेगा, पार्ट ए जो था सीबीटी 1 का, मैंने सीबीटी 2 का मैंने आपको बोला था कि सीबीटी 2 का पार्ट ए सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका उसको वेटेज मिलेगा। ठीक है, 70%, और जो 30% होगा वो सीबीएटी को वेस्टेज मिलेगा। मान लीजिए कि अगर जैसा उन्होंने बोला था 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था पेपर, तो 100 में से आपको जितना भी 100 को 70 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 70% में। ठीक है, अगर आपका 70 नंबर इसमें आया तो 70 का 70% मान लीजिए 49 मार्क्स आया आपका, इसका मतलब, और 30 में से जो भी आपका इधर आया उसको काउंट किया जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, डीवी तो आपको पता ही है कि जो लोग दोनों के लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनका जो होगा डीबी होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। बाकी ये सब यही है कि आपको कैसे, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। तो आपको मैंने बताया कि हर आरआरबी से सिर्फ आपको एक ही आरआरबी से फॉर्म भरना है। अगर आपने एक से ज्यादा आरआरबी से भरा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आरआरबी सब आपको ईमेल आईडी के साथ दिया गया है, आपको जहां भी से फॉर्म भरना है आप यहीं से क्लिक करके जा सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। चलिए अब मैं आपको वैकेंसी बताता हूँ कि कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। देखिए इसमें जो आपने देखा कि मेडिकल तो आपको पता ही है कि A1 है, और जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं। मेट्रिकुलेशन एसएससी प्लस आईटीआई फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आईटीआई मान लिया, आईटीआई मांग लिया यहाँ से। यहाँ पे क्या मांगा, मेट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन हुआ। इसका मतलब मैं फिर से आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, 10th प्लस आईटीआई, या फिर आपको क्या चाहिए 10th प्लस आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, रेलवे के साथ। ठीक है, कोई भी ट्रेड जो ऊपर मेंशन है उसमें से तो आप भर सकते हैं, या फिर आपने 10th प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने बीई किया है, बैचलर इंजीनियरिंग कोई भी किया है, बीई किया हो या बीटेक किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यही 4 कैटेगरी मैंने आपको ऊपर बताया था, यही लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी किया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आते हैं, तो हर जोन में अलग अलग वैकेंसी है। मैं एक बार आपको बस ऐसे रीड थ्रू करके दे देता हूँ कि टोटल कितनी वैकेंसी है। देखिए अहमदाबाद में है यूआई के लिए 223, आप इस डिटेल में देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। मैं आपको टोटल बता देता हूँ कितनी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी यूआर के लिए है 4116, 4116, 1716 ओबीसी के लिए शायद ये, हाँ किसके लिए, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए। आप इसको ऐसे
देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 9970। ठीक है, बाकी आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट कब कौन सी डेट का होना चाहिए। जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कब तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक के लिए चाहिए आपको 01/07/2025 तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इससे पहले का होना चाहिए। आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है सर्टिफिकेट आपका इससे पहले का होना चाहिए। तो फिर उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इससे। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू आता है फॉर्म भरने में हो या कोई डेट से कंफ्यूजन हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका सोल्यूशन मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूं। अगर साथ ही साथ दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या जो व्हाट्सएप चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टैग में मिल जाएगा, तो आप वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको जो टोटल वैकेंसी या एलिजिबिलिटी किसी भी चीज में डाउट हो तो भी आप वो वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।